हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है झील और दूसरी तरफ है नगर। कौन सी झील किस नगर में स्थित है वो हमें मिलाना है। ए है हमारा इरी, जो इरी झील है वो है डेट्राइट में, तो ए का है हमारा 2। बी है मिशिगन, मिशिगन झील है गेरी में, तो बी का है हमारा 3। ए का 2, बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे मिलाते हैं। सी है हमारा ओंटारियो, कनाडा में है, ये हैमिल्टन नगर में है, तो सी का है हमारा 4। और डी है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील डुलूथ में है, अमेरिका में, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इरी झील डेट्राइट में है, मिशिगन झील गेरी में है, ओंटारियो झील हैमिल्टन में है और सुपीरियर झील डुलूथ नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। यानी इनमें से कौन सी जायद की फसलें हैं जो कि सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं। ऑप्शन है ए अरहर और चना, ऑप्शन बी मूंग और उड़द, ऑप्शन सी चावल और मिलेट और ऑप्शन डी मक्का और मूंगफली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूंग और उड़द। मूंग और उड़द जायद की फसलें हैं जो कि मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। बेसिकली मौसम के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा जायद की फसल। जो हमारी रबी की फसल होती है, रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। रबी की फसल के अंतर्गत आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सभी रबी की फसलें हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी होती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो खरीफ की फसलों में आती हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। और तीसरी होती है जायद की फसल। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और ये जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। और इसमें जायद की फसल में आता है मूंग, उड़द, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सभी जायद की फसलों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो तीनों ही फसलों के नाम आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रबी की फसल है या कौन सी इनमें से खरीफ की फसल नहीं है, तो आपको ये फसल ध्यान रखनी है। मूंग और उड़द जायद की फसलें हैं, मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में ये उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सी श्रेणी है जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन है ए बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन सी मांडव पहाड़ियां और ऑप्शन डी सतमाला पहाड़ियां। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मांडव पहाड़ियां। जो मांडव पहाड़ियां हैं वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, क्योंकि मांडव पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। तो मांडव पहाड़ियां गुजरात में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जबकि बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है, नाम ध्यान रखिएगा। हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में है, सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। ये तीनों ही नाम ध्यान रखिएगा कि ये बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला पहाड़ियां ये तीनों ही महाराष्ट्र में है, जबकि मांडव पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। ऑप्शन है ए जामनगर, ऑप्शन बी ओखा, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी वेरावल। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जामनगर। जामनगर गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही है, जामनगर गुजरात में ही है, लेकिन ये बंदरगाह कस्बा नहीं है। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा बंदरगाह कस्बा यानी कि पोर्ट टाउन नहीं है। तो जो जामनगर है वो गुजरात में स्थित है। ये तेल शोधनशाला के लिए फेमस है। यहाँ पर तेल रिफाइनरी स्थित है, क्योंकि ये तट से दूर स्थित है, तट से अंदर की तरफ स्थित है। ये गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो जामनगर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
जबकि पोरबंदर गुजरात का एक बंदरगाह कस्बा है। ओखा और वेरावल दोनों गुजरात में स्थित है और गुजरात का एक बंदरगाह कस्बा है। तो नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वर्तमान में उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है कर्नाटक। तीनों के क्रम ध्यान रखिएगा। भारत में चीनी के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक भी उत्तर प्रदेश ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऑप्शन डी झारखंड और मध्य प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। भारत में कोयला उत्पादक जो सबसे बड़े राज्य हैं वो हैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा, यानी कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात यानी कि क्रूड स्टील उसका उत्पादन प्राप्त होता है। ऑप्शन है ए चीन से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी रूस से और ऑप्शन डी अमेरिका से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन से। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात यानी कि क्रूड स्टील का जो उत्पादन है वो प्राप्त होता है चीन से, और दूसरे नंबर पर आता है भारत, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है लौह इस्पात केंद्र यानी कि आयरन स्टील सेंटर और दूसरी तरफ है देश। कौन सा लौह इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है वो हमें मिलाना है। ए है हमारा हैमिल्टन, हैमिल्टन कनाडा में स्थित है। हैमिल्टन लौह इस्पात केंद्र कनाडा में है, तो ए का है हमारा 2। ए का 2 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो गया। बी है हमारा बर्मिंघम, बर्मिंघम बहुत फेमस जगह है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। बी का है हमारा 3। ए का 2 और बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सी है हमारा एसेन, एसेन जर्मनी में है। सी का है हमारा 4 और डी है हमारा अनशान, अनशान चीन में है। डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2 3 4 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हैमिल्टन लौह इस्पात केंद्र कनाडा में है, बर्मिंघम लौह इस्पात केंद्र यूके यूनाइटेड किंगडम में है, एसेन लौह इस्पात केंद्र जर्मनी में है और अनशान लौह इस्पात केंद्र चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोयली, कोयली गुजरात में है, बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा कोयली गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी है नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नागपट्टनम तमिलनाडु में है ना कि आंध्र प्रदेश में, इसीलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है नुमालीगढ़ असम में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है मनाली तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो कोयली गुजरात में है, नागपट्टनम तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है और मनाली तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, तिरप एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, तो यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय सुबह प्रातः 5 बजे होता है और गुजरात में जो कांडला है वहां सूर्योदय किस समय पर होगा। यानी पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश में जो तिरप है अगर वहां पर सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है तो गुजरात में जो कांडला है वहां सूर्योदय किस समय पर होगा। ऑप्शन है ए लगभग 5:30 बजे, ऑप्शन बी लगभग 6 बजे प्रातः, ऑप्शन सी लगभग 7 बजे प्रातः और ऑप्शन नंबर डी है लगभग 7:30 बजे प्रातः। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
लगभग 7 बजे प्रातः। क्यों? क्योंकि जो भारत का अक्षांश विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। लगभग 29 डिग्री का यह अंतर आता है, लगभग 30 डिग्री के आसपास मान लीजिए आप, तो 30 डिग्री देशांतर का यह अंतर आता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कुल 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में कुल 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को। जब ये 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा, तो 30 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 30 डिग्री देशांतर घूमने में समय लगेगा 120 मिनट का, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर। तो अगर अरुणाचल प्रदेश के तिरप में जो सूर्योदय सुबह 5 बजे होगा, तो गुजरात में जो कांडला है वहां सूर्योदय 2 घंटे बाद में होगा, यानी लगभग 7 बजे होगा। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री पूर्वी कटक 90 डिग्री ईस्ट रिज अवस्थित है। ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी भारतीय महासागर में, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में, और ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय महासागर में, यानी कि इंडियन ओशन, हिंद महासागर में। जो 90 डिग्री पूर्वी कटक है, 90 डिग्री पूर्वी रिज है, वो है भारतीय महासागर यानी कि इंडियन ओशन, हिंद महासागर में। ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर में स्थित है, जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो हमारा सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी कि नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा, ये भी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। और नर्मदा नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक से निकलती है, और जबलपुर के निकट ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, उसे कपिलधारा जलप्रपात भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, और जबलपुर में ये भेड़ाघाट के निकट धुआंधार जलप्रपात, या जिसे हम कहते हैं कपिलधारा जलप्रपात, उसका निर्माण भी नर्मदा नदी के द्वारा ही किया जाता है। खंबात की खाड़ी में ये गिरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कपिलधारा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। सुईल रिवर प्रोजेक्ट यानी कि सुईल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता था। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन जब तक नहीं बना था, तो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पहले तक दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। उसका रीजन क्या था? दामोदर नदी अपने ऊपरी मार्ग में तीव्रता से प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है, और निचले भाग में इसका बहाव बहुत ही धीमा हो जाता है। कारण हमारा बिल्कुल सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में दुख की नदी यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो दामोदर नदी है वो अपने ऊपरी मार्ग में, ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है, लेकिन निचले भाग में उसका जो बहाव है वो बहुत ही धीमा हो जाता है, जिसके कारण वहां बाढ़ आती है। तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक इसलिए कही जाती थी। दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक कर रख सकती है?
ऑप्शन है ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी लैटेराइट मृदा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काली मृदा यानी कि ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोककर रख सकती है। काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, रेगूर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है, ये मृदा में नमी को रोककर रख सकती है। काली मृदा भारत में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा है और काली मृदा का जो रंग काला होता है वो होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, ध्यान रखिएगा। और बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय के कारण ये निर्मित होती है। प्रायद्वीप भारत में पाई जाती है, लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट यानी कि आइडल होगी। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा तो 200 सेंटीमीटर होती है लेकिन वो जो स्थल है वो पहाड़ी ढाल वाला है, तो वहां किसकी खेती आइडल होगी। ऑप्शन है ए सन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी मक्का। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चाय। ऐसा स्थान जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो और ढलाव पहाड़ी स्थल वाला हो, ढलाव उसका पहाड़ी स्थल हो, वहां ढलाव हो उस स्थान पर, तो वहां सीढ़ीदार खेती की जाती है। चाय की खेती वहां आइडल होगी, आदर्श होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन है ए गुजरात में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है, कल्पसर प्रोजेक्ट है, वो स्थित है गुजरात में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। ऑप्शन है ए सैडल पीक, ऑप्शन बी माउंट थुलियर, ऑप्शन सी माउंट डियावोलो, ऑप्शन डी माउंट कोयले। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, इसकी ऊंचाई है 732 मीटर, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर और दिगलीपुर के निकट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही चोटियां हैं। माउंट थुइलर, माउंट डियोवोलो, माउंट कोयली, ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चोटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी किस नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन है ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। गोदावरी नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो इनमें से सबसे बड़ा है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और लगभग इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 1465 किलोमीटर लंबाई में बहती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो हमारी कृष्णा नदी है इसकी लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में ही त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के आसपास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन है ए पूर्वी डेक्कन में, ऑप्शन बी उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी पश्चिमी तट में, ऑप्शन डी पूर्वी तट में। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ईस्ट डेक्कन यानी कि पूर्वी डेक्कन में। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो होती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ध्यान रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर तक उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य अपनी कुल वर्षा का लगभग 50 से 60% उत्तर पूर्वी मानसून से ही प्राप्त करता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये नहीं पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, बल्कि पूछा गया है कि निम्न झरनों में से, यानी कि यहाँ जो झरने दिए गए हैं उनमें से भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? ऑप्शन है ए बर्ची पानी झरना, ऑप्शन बी जोग झरना, ऑप्शन सी मीरमटी झरना, ऑप्शन डी कुचिकल झरना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुचिकल झरना। जो इनमें से यहाँ 4 झरने दिए गए हैं, इनमें से जो हमारा कुचिकल जलप्रपात है, कुचिकल झरना है, वो इनमें से सबसे ऊंचाई वाला झरना है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा जोग झरना है ये भी कर्नाटक में है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो हमारा बर्ची पानी झरना है ओडिशा में है, इसे ध्यान रखिएगा, बर्ची पानी झरना ओडिशा में है। मिलाने के लिए पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। बर्ची पानी झरना ओडिशा में है और मीनमटी झरना केरल में है, इसे भी ध्यान रखिएगा, मीनमटी झरना केरल में है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। और अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, तो वो है नोहकाली जलप्रपात, जो कि मेघालय में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है नोहकाली जलप्रपात, जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी बिहार में। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। जो फुलर झील है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। फुलर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है और वहीं से गोमती नदी निकलती है। इसी फुलर झील से गोमती नदी निकलती है और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है इसी गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन है ए बीकानेर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह इनमें से सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास ये वर्षा प्राप्त कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख की राजधानी लेह सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है मेघालय का मौसिनराम, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है, यानी कि खेतों में जो औजार और मशीनों का यूज किया जाता है उन पर शोध और विकास कार्य किया जा रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वो कहाँ स्थित है? तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्थित है। ऑप्शन है ए पंतनगर में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी रांची में। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 4 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 5 था, 5वां प्रैक्टिस सेट था। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है, इसलिए जब भी आपको टाइम मिले तो आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। इंडियन पॉलिटी और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इंडियन पॉलिटी और साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करा चुके हैं, डिस्कस करा चुके हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।